हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे जो है एग्ज़ामों में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और होता ये है कि उन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन की वजह से हमारे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर उन्हीं सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से हम उन सभी टॉपिकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी के क्रम में जो है बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको हमने बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से और ट्रिक के माध्यम से आपको सभी को समझाने की कोशिश की है। इसी के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है, थंबनेल में दिखाई दे रहा है, विजयनगर साम्राज्य की जो नायंकर और आयंगर व्यवस्था है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी तरह के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टीजीटी पीजीटी वाला एग्ज़ाम हुआ, या एनटीए यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम हुआ, या अदर पीसीएस या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में यहाँ से नायंकर और आयंगर व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी दोस्तों से बस यही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की नायंकर और आयंगर व्यवस्था। तो दोस्तों, ये दोनों व्यवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये जो है हम्पी का जो मंदिर है, वहाँ के जो रथ मंदिर बने हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पिक लगा दी गई है, जिससे आपकी जो है थीम क्रिएट हो जाए माइंड में। जिस तरीके से आपको अगर हम्पी से रिलेटेड अगर कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट रहे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में लोड हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पिक वगैरह हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य का जो लोकेशन था, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये पूरा संपूर्ण भारत का नक्शा है। इसी में जो है विजयनगर साम्राज्य का जो हिस्सा था, ये लास्ट में जो दक्षिण भारत का जो नीचे का जो हिस्सा था, जहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा तमिलनाडु, और कुछ हिस्सा कर्नाटक का है, और कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे केरल वाला इलाका है। तो इस तरीके के जो निचले हिस्से थे, ये पूरे जो है कावेरी का जो दोआब था, उससे नीचे का जो हिस्सा था, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य का था। और इससे ऊपर जो है यहाँ पे बेमनी साम्राज्य था, और इससे ऊपर दिल्ली सल्तनत थी। तो इस तरीके से जो दोस्तों पूरा भारत का जो है यहाँ पे प्रशासन के हिसाब से ये बटा हुआ था। तो हमको जो है इस वाले हिस्से की बात करनी है। इस वाले हिस्से में जो है आयंगर और नायंकर व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की गई थी। यही जो हिस्सा है अपना विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये आप समझ सकते हो। अब नायंकर व्यवस्था के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नायंकर व्यवस्था किस तरीके से और कहाँ कहाँ किस तरीके से ये जो लागू की गई थी। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों में नायंकर प्रणाली लागू थी। तो नायंकर प्रणाली लागू थी, इसके बारे में यहाँ दिया गया हुआ है। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे ही ये विजयनगर साम्राज्य की ये भूमि है, ये संपूर्ण भूमि है, तो इन संपूर्ण भूमि के अंदर ये राज्य भी बने हुए हैं। जैसे कि एक राज्य ये बना हुआ है, एक राज्य ये बना, एक राज्य ये बना हुआ है। इसी राज्य के अंदर जो है छोटे छोटे नायकों को ये भूमि का टुकड़ा दे रखा था। तो भूमि का टुकड़ा क्यों दे रखा था? इनको जो है सैलरी के बेस पे, कहने का मतलब ये, इनको कोई तनख्वाह नहीं देना है, इनको बस ये भूमि का टुकड़ा दे दिया है, और भूमि के ऊपर ही जो इनकी पूरा जीवन यापन करना है। और यहीं पे रह के इनको जो भूमि से जो भी उपज होती थी, उस उपज का पूरा हिस्सा अपने पास, एक हिस्सा अपने पास रख के, और जो है इससे ही राजा को जो यहाँ से राजस्व दिया जाता था। और जो बाकी का जो राजस्व इनसे मिलता था, उस राजस्व से यहाँ पे एक सेना का निर्माण किया जाता था। और उसी के द्वारा जो है यहाँ पे जो ये भूभाग जो दे रखा है इन लोगों को, नायक लोगों को, यहीं पे इनको शांति स्थापित करना है, यहीं पे इनकी व्यवस्था करनी है, यहीं पे सारे काम करना है, और यहीं पे जो है न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है। कुल मिला के जितने भी जो राजा को जो पूरे देश के अंदर काम करने रहते हैं, वो सारे काम नायक को अपने भूमि के जो क्षेत्र दे रखा है उसके अंदर इनको ये पूरी व्यवस्थाएं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है, तो इसको नायंकर व्यवस्था कहते हैं। और नायंकर व्यवस्था में होता क्या है दोस्तों, ये इल्तुतमिश की आपने इक्तदारी व्यवस्था के बारे में देखा होगा। इक्तदारी व्यवस्था में भी यही सारी चीज़ें होती है। मगर होता क्या है दोस्तों, इक्तदारी व्यवस्था के अंदर ये रहता है रूल कि 3 साल 2 साल तक आपको यहाँ रहना है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 2-3 साल आपको यहाँ रहना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो वहाँ पे ट्रांसफरेबल व्यवस्था
वहाँ पे देखने को मिलती है। पर नायंकर व्यवस्था में ये सब चीज़ें नहीं थी दोस्तों। जहाँ पे अगर यहाँ पे अगर किसी एक इंसान को अगर ये ज़मीन का टुकड़ा दे दिया है तो उसको वंशानुगत अधिकार दे दिया जाता है। कहने का मतलब उसकी सारी पीढ़ियाँ यहीं पे कार्य करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो नायंकर व्यवस्था के अंदर थी, तो ये कहीं पे जो है इसका लाभ भी देखने को मिलता है और कहीं पे जो है इसका नुकसानात भी देखने को मिलते हैं। तो नायंकर व्यवस्था मुझे लगता है आपको आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता है जो एक नायक होता है। तो नायक एक अधिकारी रहता है जिसको जो है ये भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता है और ये यहीं पे अपनी शांति व्यवस्था और पूरी प्रशासन की देख रेख वो वही करता है। और जो है दोस्तों यहाँ से जो है इसको एक सेना का निर्माण करना रहता है। जो सेना जो है राज्य की तरफ से जो है कहीं पे युद्ध वगैरह है, कहीं पे भी जो भी ज़रूरत होगी तो ये नायक जो है अपनी सेना को वहाँ पे पहुँचाएगा। और दोस्तों और सेना का जो है कार्यभार और जो भी सैलरी वगैरह है ये सारी चीज़ें नायक के ऊपर ही रहती है। नायक को जो है ज़मीन का टुकड़ा दे रखा है, इस ज़मीन से ही जो भी उपज होती है उससे जो है ये सेना का निर्माण करना है। ये सारी चीज़ें जो है नायक को करना रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नायंकर व्यवस्था कहलाती है। अब इसको जो है किस तरीके से आपको पॉइंटों में समझना है इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो प्रांतों के अंदर नायंकर व्यवस्था, नायंकर प्रणाली ये लागू की गई थी। दोस्तों ये नायंकर प्रणाली जो है पुरानी प्रणाली थी। तो इससे पहले जो किसने सर्वप्रथम जो है काकतीय राजवंश, जो भी ये दक्षिण भारत का एक राजवंश था काकतीय राजवंश, जिसके बारे में हमने आपको जो है एक वीडियो के अंदर बताया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण किया गया था वहाँ पे भी काकतीय वंश के ऊपर जो आक्रमण किया गया था। तो ये वारंगल साइड का जो इलाके में ये राजवंश था, तो वहाँ पे ये नायंकर प्रणाली उन्होंने लागू की थी सबसे पहले। कुछ इतिहासकार नायक को सेना नायक तो दूसरे इतिहासकार इसको भू सामंत घोषित करते हैं। वस्तुतः नायक अमर नायक के ही नायक या अमर नायक सेना नायक ही थे। कहने का मतलब ये इनकी जो पोस्ट थी उसके बारे में यहाँ पे कुछ इतिहासकारों के माइंड में मतलब ये सारी चीज़ें है कि कुछ लोग तो जो है ये भूमि का टुकड़ा जिसको दे रखा है ये नायक है, मगर कुछ लोग तो इसको सेना नायक मानते हैं और कुछ लोग इसको सामंत भू सामंत मानते हैं। तो दोस्तों भू सामंत का भी यही अधिकार था कि वो भी अपना जो वंशानुगत अधिकार के साथ भूमि करता था और भूमि करवाता था किसानों से। और नायक भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे करता है। तो नायक भी जो है यहाँ पे भूमि का अधिकार इसको दिया गया है और वो जो है वंशानुगत है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इतिहासकारों के अंदर जो है इसका मतभेद है कि ये आखिर में है क्या। और आखिर में जाके ये सेना नायक इनको मानते, क्योंकि ये सेना को काम जो सेना इकट्ठी करना, सेनाओं का निर्माण करना, ये सारे काम जो नायक लोगों के थे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, इनके वेतन के बदले राज्य एक भूखंड प्रदान करता है। तो वही हमने आपको समझाया कि यहाँ पे जो है इनको वेतन नहीं दिया जाता है नगद में, इनको ये भूमि का जो है टुकड़ा दे दिया जाता है और इस भूमि के टुकड़े से ही इनको जो है अपना वेतन निकाल के और एक सेना का निर्माण करना और राजा के लिए सेना का जो है वहाँ पे निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इनको करना रहता है। वह भूखंड अम्रम कहलाता। कहने का मतलब जो इनको ये ज़मीन मिलती थी, जैसे कि ये ज़मीन का टुकड़ा इनको मिला है, तो ये ज़मीन का टुकड़ा इनका अमरम कहलाता है। और दोस्तों जब ये अमरम किसी नायक को जब मिल जाता है तो वहीं से जो ये अमर नायक कहलाने लगते हैं। तो इसी तरह नायक को अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इसको अमर नायक कहा गया है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिए। तो कहने का मतलब इनको भूमि का टुकड़ा कौन सा मिलता है, अमरम मिलता है। और जब किसी नायक को जब अमरम भूमि मिल जाती है तो वो अमर नायक कहलाता है। इस तरीके से दोस्तों ये पोस्ट पूरी बन जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अमर नायक की सबसे ज़्यादा जो नियुक्ति तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जैसे कि ये भारत का जो साउथ वाला जो इलाका है, तो यहाँ तमिलनाडु वाला जो इलाका था विजयनगर साम्राज्य में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी नियुक्ति की जाती थी। और विजयनगर के अंदर जो पूरे जो अमर नायक थे उनकी संख्या 200 थी और सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, तमिलनाडु के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है नायंकर व्यवस्था आपको अब जो है समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हो, जिसको हम जो है रिप्लाई करके आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये यहाँ पे तो हमने देख लिया कि अमर नायक जो है नायंकर व्यवस्था के अंदर क्या क्या चीज़ें और ये सब चीज़ें होती है। अब इनको जो है ये भूमि का टुकड़ा इन्होंने राजा ने और जो है इनको ये भूमि का टुकड़ा दे दिया। अब इनको भूमि का टुकड़ा तो दे दिया, मगर अब इनको क्या कर्तव्य है, इनका क्या मतलब यहाँ पे रह के क्या क्या इनके राइट्स है और किस तरीके से इनको ये सारा काम करना है, उसके बारे में यह कर्तव्य क्या द्वारा हम चर्चा करते हैं। अमरम भूमि से प्राप्त आय का एक अंश केंद्र को भेजना है। तो कहने का मतलब अगर इन्होंने 100 रुपये कमाए हैं यहाँ से इस भूमि से, तो इसका जो है एक हिस्सा केंद्र को पहुँचाना। तो कहने का मतलब केंद्र को बस एक हिस्से की ज़रूरत है और बाकी का जो है यहीं पे अपना समाज कार्य कल्याण का कार्य करना है, सेना का निर्माण करना है, शांति स्थापित करनी है। तो ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे रह के करना है और बाकी का हिस्सा अपना एक हिस्सा जो है केंद्र को पहुँचाना है। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र का भी जो है यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसके बाद दूसरा कर्तव्य क्या है, राजा हेतु सेना का निर्माण करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो
भूमि का टुकड़ा दिया है, उसी में से जो है सेना का निर्माण करना है, और जो सेना का निर्माण करते हैं उस सेना की सैलरी इसी ज़मीन में से यहाँ पे देना है इन लोगों को। भूमि के क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था स्थापित करना, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। जो भी क्षेत्र यहाँ पे मिलता है उनको स्थापित करना है और वहाँ पे कानून व्यवस्था लागू करना है। केंद्र में उनके 2 प्रकार के संपर्क अधिकारी रखने पड़ते थे। कहने का मतलब ये, अब जो ये अमर नायक है यहाँ पे तो ये अपनी शासन व्यवस्था चला रहा है, मगर इसके ही 2 प्रतिनिधि केंद्र में जो है इसको रखना पड़ते थे। कौन कौन से प्रतिनिधि इसको रखना पड़ते थे? एक तो उसकी सेना का सेनापति। तो कहने का मतलब है जब ये अमर नायक अपनी सेना केंद्र में पहुंचाएगा तो उस सेना के साथ अपना एक सेनापति को इसको पहुंचाना रहेगा। तो वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अब ये अगर अपनी सेना पहुंचाएगा तो इसके साथ इसको अपना ही सेनापति पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अपना सेनापति नहीं पहुंचाएगा तो उस सेना को लीड करने वाला कोई भी अगर अननोन सेनापति अगर उसको लीड करेगा तो वो उसको अच्छी तरीके से लीड नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको अपना सेनापति पहुंचाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक एक एजेंट इसको स्थपति अपना वहाँ पर बिठाना पड़ेगा। तो एक एजेंट जो है इसको वहाँ पर रखना पड़ेगा, उसको क्या कहा गया है? स्थपति। तो इसका एक एजेंट रहेगा, वो वहाँ पर पूरी व्यवस्था इसकी देखता रहेगा। कहने का मतलब ये कोई जो भी यहाँ पे आदेश वगैरह, यहाँ से कानून के जो आदेश वगैरह जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लागू करवाना है या जो भी चीज़ें है वो उसका जो पूरा एजेंट ये संभालेगा। कौन संभालेगा? स्थपति। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो चलती रहती थी। तो नायंकर व्यवस्था से रिलेटेड मुझे लगता है अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नायंकर व्यवस्था में होता क्या है दोस्तों? एक ज़मीन का टुकड़ा किसी नायक को दिया जाता है। तो नायक कौन होता है दोस्तों? प्रांत का एक छोटा सा भूभाग का स्वामी होता है जो केंद्र की तरफ से इसको मिलती है। जो ज़मीन इसको मिलती है उस ज़मीन का 1 इंच जो है उसका एक पार्ट जो उपज का जो एक हिस्सा होता है वो केंद्र को पहुंचाना है इसको, और जो हिस्सा ज़मीन का टुकड़ा इसको मिला है वहाँ पे इसको शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था लागू करना है। यहाँ पे जो है सेना का निर्माण करना है, सेना का निर्माण करके केंद्र को सेना पहुँचाना है और अपना एक सेनापति पहुँचाना है और एक एजेंट को केंद्र में छोड़ना है। तो इस तरीके के ये सारे जो है काम इसके थे। और दोस्तों ये जो भूमि का टुकड़ा जो इसको मिला है और जो इसको पोस्ट मिली है पूरी वंशानुगत थी, इसके अंदर कोई भी ट्रांसफरेबल काम नहीं था। कहने का मतलब ये अगर ये यहाँ पे अगर इसको ये ज़मीन मिली है तो इसकी पूरी पीढ़ियाँ जो भी आएगी, जो भी इसकी संतान वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसी के बाद मिलती रहेंगी, मतलब एक के बाद एक मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इक्तदारी व्यवस्था के अंदर जो होता है कि एक के बाद यहाँ पे दूसरे को पहुँचा दिया जाता है, फिर 3 साल बाद तीसरे को पहुँचा दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ये नायंकर व्यवस्था के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका ये क्लियर हो गया होगा, और बाकी की जो चीज़ें बच रही है वो हम आगे की स्लाइड के अंदर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमुख तथ्य के अंदर भी यही सारी चीज़ें दी गई हुई है। नायंकर व्यवस्था इल्तुतमिश की जो इक्तदारी व्यवस्था थी से कुछ बातें समान थी। तो कहने का मतलब है कुछ बातें तो समान थी। कहने का मतलब है अब यहाँ पे जो ज़मीन का टुकड़ा मिला है ये समान है, ज़मीन के अंदर रह के यहाँ पे सेना का निर्माण करना ये चीज़ भी समान है, ज़मीन के अंदर कानून व्यवस्था को स्थापित करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना ये भी समान है, क्योंकि इक़्तिदारी व्यवस्था के अंदर भी यही सारी चीज़ें की जाती थी। मगर यहाँ पे असमान चीज़ ये है कि यहाँ पे नायक को जो है इसको जो अधिकार मिला है वो वंशानुगत मिला है, पर इक़्तिदारी व्यवस्था के अंदर वंशानुगत अधिकार नहीं मिलता। कहने का मतलब वो ट्रांसफरेबल पोस्ट थी, मगर ये वाली जो पोस्ट इनको दी गई है ये ट्रांसफ़र नहीं होती थी, इस पर वंशानुगत अधिकार थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये प्रांतपतियों से इस अर्थ में भिन्न थे कि जहाँ प्रांतपतियों का हस्तांतरण होता था वहीं पर अमर नायक का हस्तांतरण नहीं। तो कहने का मतलब ये जैसे कि विजयनगर साम्राज्य का ये पूरा स्टेट है और पूरा स्टेट को जो है अलग अलग राज्यों में बांट दिए गए और अलग अलग राज्य में ही ये अमर नायकों को ये भूमि दे रखी है जगह जगह। तो ये भूमि दे रखी है, मगर ये जो प्रांतपति है एक प्रांत का ये दूसरे प्रांत का, ये जो प्रांतपति है ये ट्रांसफरेबल पोस्ट है। कहने का मतलब ये इन लोगों का ट्रांसफ़र तो होता था, मगर ये जो अमर नायक जो जिनको छोटे छोटे भूभाग दे रखे थे इनका ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो ये इस तरीके से भिन्न थे, अमर नायकों का ट्रांसफ़र नहीं होता था, मगर प्रांतपतियों का ट्रांसफ़र होता था। अब यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, नायक ने विद्रोह को दमन, प्रांतपतियों का पद जो था वंशानुगत नहीं था, लेकिन नायकों का पद वंशानुगत था। तो ये हमने आपको समझा दिया है। नायक ने विद्रोह का दमन किया था तो साम्राज्य विस्तार में एवं कृषि प्रसार में सहायक रहे। कहने का मतलब है जब इनको ये ज़मीन मिलती है यहाँ पे तो जो
ट्रांसफरेबल वाले लोग जो थे, जैसे इक्तदारी व्यवस्था थी, वो जो है अपना मनमाने तरीके से यहाँ पे कृषि करवाते और मनमाने तरीके से ही राजस्व वसूलते और उस खेती बाड़ी में मतलब जो भी खेती वगैरह करवाते उसका कोई ध्यान नहीं देते। कहने का मतलब है वो 3 साल के लिए रहते थे, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता कि ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें चल रही है, तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। मगर होता क्या है दोस्तों, अमर नायक जो होते थे उनको पता रहता है कि अपने पास ये ज़मीन है, ये ज़मीन हमेशा रहना है और इससे हमको जो है वंशानुगत अधिकार मिले हुए, तो उस ज़मीन का रख रखाव में, उस ज़मीन की पैदावार में, उस ज़मीन की सारी व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से सुचारू रूप से वो करवाते थे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, कृषि की जो पैदावार थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, जिससे जो साम्राज्य विस्तार में भी यहाँ पे सहायता मिलती है। कहने का मतलब जहाँ पे पैदावार होगी तो पैदावार होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सेना में मजबूती आएगी, प्रशासन में मजबूती आएगी और यही सारी चीज़ें जो है साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों, तात्कालिक रूप से नायंकर प्रणाली उपयोगी रही। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जब चलती रहती है तो ये सारी चीज़ें तो राज्य के लिए उपयोगी है, परंतु उसके दीर्घकालीन परिणाम अच्छे नहीं। तो कहने का मतलब ये, अब यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग शासक है तो उसको तो ये परमानेंट कर वगैरह देते रहेंगे, परमानेंट सेना वगैरह ये पहुँचाते रहेंगे, मगर जैसे ही यहाँ पे जो है कमज़ोर शासक बैठेगा तो ये अपना हाथ खड़े कर देंगे और बोल देंगे भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, आप कौन हो कौन नहीं हो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। और ये अपना शासन व्यवस्था जिस तरीके से चलाते रहते हैं और स्वतंत्र रूप से ये चलाने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, वित्तीय साधन एवं सैनिक शक्ति संयुक्त नायकों ने कमजोर शासकों के काल में अपने स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्र बनाने लगे। तो कहने का मतलब इनके पास जो पैसा भी होता है, क्योंकि ज़मीन होती है तो ज़मीन के साथ इनको पैसा भी भरपूर मिलता है और इनकी परमानेंट एक स्वतंत्र सेना होती है। तो ये सारी चीज़ें जब इनके पास होती है तो ये जब देखते हैं कि यहाँ पे कमज़ोर शासक बैठा हुआ है तो ये अपना विद्रोह कर देते हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ले। तो ये चीज़ें यहाँ पे नुकसानदेह देखने को मिलती है। तो नायंकर व्यवस्था का ये दोष देखने को मिलता है। इसके बाद अच्युत देव राय ने जो क्या किया, नायंकरों के ऊपर एक महामंडलेश्वर नाम का एक अधिकारी जो कमिश्नर जो था उसको नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब ये, इक्तदारी व्यवस्था के अंदर भी हम देखते हैं कि जो है ख्वाजा नामक अधिकारी जो बलबन के समय वहाँ पे बिठा दिया जाता है। जो इक्तदार लोग होते हैं उनको जो है मनमानी नहीं करने दिया जाती है। इसी तरीके से जो नायक होते हैं, अमर नायक, उनके ऊपर ये महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी ये जो अच्युत देव राय जो है वो बिठा देता है, जो इनकी मनमानी करने से रोकता है। तो इसने थोड़ा जो है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना है, इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने का काम किसने किया, अच्युत देव राय के समय महामंडलेश्वर नामक अधिकारी ने। अब इसके बाद हम देखते हैं, अंत में नायंकर प्रणाली विजयनगर के पतन के कारणों का एक प्रमुख कारण बनी। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो व्यवस्था भंग हुई है, जो उसका पतन हुआ है, उसका सबसे प्रमुख कारण नायंकर प्रणाली। कहने का मतलब ये वही, जब इनके पास सेना होती है, जब इनके पास पैसा होता है, तो ये क्या करते हैं, कमज़ोर शासकों के समय ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँचाना बंद कर देते हैं और ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं, जिससे विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन शीघ्र तरीके से हुआ है, मतलब बहुत जल्दी तरीके से इनका जो पतन देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, नायंकर प्रणाली आपको अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, आयंगर प्रणाली किस तरीके से थी, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आयंगर प्रणाली। तो दोस्तों, आयंगर प्रणाली भी इसी तरीके से थी जिस तरीके से नायंकर प्रणाली थी। तो नायंकर प्रणाली में तो हमने यहाँ पे एक भूभाग देख लिया। अब यहाँ पे जो है राज्य का एक छोटा सा भूभाग होता है, वहाँ पे जो है नायकों को ये भूमि दे दी जाती है। मगर अब आयंगर प्रणाली क्या होती है दोस्तों, इसी भूभाग के अंदर एक गाँव होता है। तो एक गांव के अंदर जो है केंद्र की तरफ से, कहने का मतलब है यहाँ पे राज्य का कोई हस्तक्षेप या नायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र की तरफ से जो है यहाँ पे कुछ लोगों की एक कमेटी यहाँ पे स्थापित की जाती है, मतलब उनकी नियुक्ति की जाती है। उसके अंदर जो 12 लोग होते हैं, तो वो जो 12 लोग जिनको नियुक्त किया जाता है वो भी वंशानुगत होते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे नायकों को पढ़ा था, नायक जो थे ये वंशानुगत थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो आयंगर नाम की जो एक संस्था होती है जिसके 12 अधिकारी होते हैं, उनको जब केंद्र की तरफ से, मतलब केंद्र की तरफ से यहाँ से नियुक्त किया जाता है, ये जो केंद्र के कर्मचारी होते हैं वो वही उसी गाँव के जो है निवासी होते हैं, उनको जब यहाँ पे नियुक्त किया जाता है तो उनको परमानेंट नियुक्त किया जाता है, उनको वंशानुगत अधिकार दिए जाते हैं और उनको कुछ कर्तव्य के साथ यहाँ पे नियुक्ति दी जाती है, जिसके बारे में हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये, आयंगर व्यवस्था जो थी एक गांव के अंदर ये व्यवस्था को लागू किया गया था, जो केंद्र की तरफ से यहाँ पे लागू की गई थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की एक मुख्य विशेषता थी। तो दोस्तों, जैसे कि अब ये राज्य है, राज्य के अंदर ये नायक को एक भूमि का टुकड़ा दिया है। अब भूमि के टुकड़े के ऊपर ये एक गाँव है, तो इस गाँव के अंदर जो है एक इकाई है
आयंगर व्यवस्था यहाँ पे इस गांव के अंदर लागू की गई है। आयंगर जो है 12 शासकीय अधिकारियों का समूह था। तो ये गांव की व्यवस्था देखने के लिए 12 लोगों का एक समूह था, तो वो उसी को जो है आयंगर व्यवस्था बोला गया है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती थी और इनके पद वंशानुगत होते थे। दोस्तों ये नॉन ट्रांसफरेबल लोग थे, मतलब इनके बाद अगर कोई मर गया तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से दोस्तों ये पद जो वंशानुगत था, इसका जो है ट्रांसफ़र नहीं होता था। अगर किसी इंसान को अगर ये पद दे दिया तो इसकी पीढ़ियों को ये पद ऑटोमेटिकली मिलता जाता था। इस तरीके से ये वंशानुगत पोस्ट थी। इसके बाद देखते हैं ये पदों को बेच या गिरवी रख सकते थे। तो कहने का मतलब ये जो पोस्ट इनको मिली है, जैसे कि कोई एक अधिकारी, कोई भी एक इंसान को आयंगर व्यवस्था का सदस्य बनाया गया है, तो अगर इसको अगर ये पोस्ट को अगर बेचना है तो ये पोस्ट किसी दूसरे इंसान को बेच देता था। जब दूसरे इंसान को ये मिलती थी तो वो भी वंशानुगत हो जाता था। या फिर ये अपनी पोस्ट को कुछ रुपये लेके गिरवी रख देता था, जब ये रुपये दे देता तो ये पोस्ट अपने इस पास फिर से मिल जाती। तो इस तरीके की दोस्तों ये एक दूषित प्रणाली यहाँ पर देखने को मिलती है। अब होता क्या दोस्तों, इनको वेतन के बदले मान्य भूमि, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा था अमरम भूमि किनको मिल रही थी, नायकों को, और नायक को अमरम भूमि मिल जाती थी तो वो अमर नायक कहलाते थे। अब यहाँ पे आयंगर लोगों को, जो 12 लोग होते हैं, 12 शासकीय लोग, उनको मान्य भूमि मिलती है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे मान्य भूमि किसको मिलती थी, तो आयंगर व्यवस्था के जो आयंगर लोग थे उनको मान्य भूमि मिलती थी। और अमरम भूमि किसको मिलती थी, अमर नायकों को मिलती थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दोनों को जो है भूमियाँ मिल रही है, और ये भूमि जो है वंशानुगत अधिकार के साथ मिल रही है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जिस तरीके से नायक को अमर जो है वंशानुगत अधिकार दिए गए थे, उसी तरीके से आयंगर व्यवस्था के जो 12 अधिकारी थे उनको भी जो है वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। तो यही सारी चीज़ें जो विजयनगर साम्राज्य के जो पतन के लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इन अधिकारियों की जानकारी के बिना संपत्ति का स्थानांतरण, भूदान और भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है दोस्तों, ये ज़मीन जब होती, मतलब ये गांव की जो ज़मीन है, इसका ना तो कोई स्थानांतरण कर सकता है, ना कोई इसमें से कोई दान कर सकता है, ना कोई इसका क्रय विक्रय कर सकता है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें करने के लिए इन आयंगर जो अधिकारी होते हैं, इन लोगों से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। कोई भी इंसान इनकी परमिशन के बगैर ये सारे काम नहीं कर सकते थे। अगर किसी को स्थानांतरण करना है, कहने का मतलब ये ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है किसी को, या इस ज़मीन को किसी के दान करना है, या किसी साला किसी मंदिर में या किसी इंसान को दान करना है, या इस ज़मीन को किसी को बेचना है, तो सारी चीज़ें करने के लिए आपको पहले आयंगर व्यवस्था की जो कमेटी थी 12 सदस्यों की, उनके पास जाना होगा, और उनसे इजाज़त लेने के बाद ही ये सारी चीज़ें कर सकते थे। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर इनका पर्सनली अधिकार था। इसके बाद ग्राम में अन्य अधिकारी, कहने का मतलब ये 12 लोग तो हो गए हैं। इसके बाद जो है कुछ अधिकारी और थे ग्राम के अंदर जो इस व्यवस्था से थोड़े हटके थे। तो ग्राम में के अन्य अधिकारी था, एक टलस नाम का एक अधिकारी था जो गांव का चौकीदार होता था। तो टलस नाम का अगर आपसे पूछे कि कौन अधिकारी था, तो ये गांव का चौकीदार था। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है। और एक सेनेटेइवा नाम का एक अधिकारी था, सेनेटेइवा नाम का एक अधिकारी था जो गांव की जो आय व्यय होती थी उसका हिसाब किताब रखता था। दोस्तों गांव के अंदर जितने भी जो आय का जो साधन थे, आय वगैरह जो होती थी, जैसे किसी से कुछ ले लिया उपहार वगैरह, या कोई भी मतलब जो यहाँ से चार्जेस वगैरह जो लगाते थे ये ज़मीनों के ऊपर, उसके जो आय व्यय का जो लेखा जोखा कौन रखता था, सेनेटेइवा नाम का अधिकारी। और टलस नाम का अधिकारी यहाँ पे चौकीदारी करता, मतलब ये टेल के काम करता था। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है। तो जो टेल के जो गांव की चौकीदारी करेगा उसको टलस बोला जाएगा। और सेनेटेइवा क्या करेगा, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आय व्यय का जो हिसाब किताब रखेगा। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों अधिकारी है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको नायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन ज़रूर है तो कमेंट्स करके बताएं, जिसमें आपको बहुत आसान भाषा में और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके की और भी बहुत ही शानदार वीडियो आपको जो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और जो है कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो, जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से और इसी तरीके से बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही सरल तरीके से और जो है कीवर्ड के माध्यम से हमने बहुत सारे टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझाने की हमने कोशिश की है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।